हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित एडू इंडिया बाय रोहित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान की बात करें तो कोशिका विज्ञान को हम हिंदी में कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में इसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। जिस विज्ञान के द्वारा कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका के अध्ययन करने वाले जो विज्ञान होता है उसे हम साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे कोशिका। ठीक है, तो कोशिका जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे शरीर का अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे हम कोशिका ही कहते हैं। और कोशिका जो है अकेले काम नहीं करते हैं, एक ग्रुप में काम करते हैं। जब ये इकट्ठे होकर काम करते हैं तो उन्हें हम ऊतक कहते हैं। ठीक है, ऊतक अर्थात टिश्यू कहते हैं, और कोशिका को हम अंग्रेजी में सेल कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप जो है कंटिन्यू देखते रहें, और यदि आप कंटिन्यू देखेंगे तो आपके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं, क्योंकि इससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनते हैं और आपका जो है समझ भी विकसित होगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो बात करते हैं, जैसे कोशिका जब हम पढ़ ही रहे हैं तो सबसे पहले उसकी बेसिक जानकारी हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक अगर नहीं पता होगा तो हम उसको कोई भी टॉपिक को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं बेसिक। यदि बात करें कोशिका की संरचना की, तो कोशिका तो सबसे पहले अगर बात करें कि कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज की बात करें तो 1665 ये वो डेट है। 1665 ईस्वी, इस ईस्वी में जो है कोशिका की खोज हुई थी। और किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने। अगर आपसे पूछा जाए कि जो है कोशिका की खोज किसने की, सामान्यतः अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की, तो आपका उत्तर होना चाहिए रॉबर्ट हुक। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि ये जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी वो थी मृत कोशिका। लेकिन पूछा है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो जीवित कोशिका की खोज जो है जीवित कोशिका की खोज जो थी वो की थी ल्यूवेन हॉक ने। ल्यूवेन हॉक। ठीक है, तो ल्यूवेन हॉक ने जो है जीवित कोशिका की खोज की। और कितने साल बाद की, तो 9 साल बाद। तो 1665 में जब हम 9 जोड़ते हैं तो हो जाता है 1674। तो सबसे पहली बात, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, लेकिन जीवित कोशिका की खोज कितने की, तो ल्यूवेन हॉक ने। और कब की, तो 1665 में जब हम 9 जोड़ते हैं तो हो जाता है 1674। तो 9 साल बाद जो है 1674 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। अब हम पढ़ लेते हैं जैसे कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, सबसे बड़ी कोशिका, तो इनके बारे में पता होना बहुत जरूरी। सबसे अगर पूछा है कि सबसे बड़ी कोशिका या लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका की बात कर लें। सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। और पूछा जाएगा सबसे छोटी कोशिका, छोटी कोशिका, और सबसे बड़ी कोशिका। तो तीनों के बारे में एक बार में ही पढ़ लेते हैं। अगर पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, जिसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन जो होते हैं, न्यूरॉन इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। और पूछा जाएगा सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, तो तंत्रिका तंत्र की होती है, जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। और इसके बाद सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो इसे होती है माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म जो होती है, माइकोप्लाज्म एक सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो हो जाता है शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका होती है, क्योंकि पक्षियों में देखा जाए तो सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग ही होता है। तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। ठीक है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका होती है उसे हम सबसे बड़ी कोशिका के रूप में लेते हैं। तो हमारे 3 प्रश्न बन चुके हैं कि सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका तंत्र की या न्यूरॉन,
सबसे छोटी तो माइक्रोप्लाज्म, सबसे बड़ी अगर आपसे पूछा है तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। और जो प्रश्न और भी हैं उन्हें पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने। और कब की, तो 1665 में। और पूछा गया कि जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो लिवन हॉक ने। और कब की, तो 1674 में। तो ये जो महत्वपूर्ण जो बेसिक जानकारी उनको याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बात याद कर लें कि जब कोशिका की खोज हुई थी उस समय एक सिद्धांत आया था, तो उसको भी हम समझ लेते हैं। डेट है 1838-39 की, 38-39, ठीक है। तो 38-39 की डेट है। और बात करें इसी समय में 1838-39 समय में दो वैज्ञानिक जो थे बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे, जिनका नाम है, पढ़ लेते हैं, स्लाइडेन एवं स्वान। ठीक है, तो स्लाइडेन, इनका नाम है स्लाइडेन एवं स्वान। ये दो वैज्ञानिक थे, 1838-39 की बात है। तो इस समय में स्लाइडेन एवं स्वान का एक सिद्धांत आएगा जिसे हम कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और इन्होंने कुछ बेसिक बातें बताई थी कि कोशिका जो होते हैं वो अपने आप में एक स्वाधीन इकाई होते हैं और अपने आप में सब कुछ करने की इनमें क्षमता होती है। ये सभी प्रकार के कार्य जो होते हैं अकेले ही कर लेते हैं, ठीक है। तो इन्हें किसी भी अन्य चीज़ की जरूरत नहीं होती है। जैसे कोशिका जो होते हैं स्वयं ही अपने आप ही भोजन का निर्माण कर लेते हैं। और हर कोशिका में सभी तत्व पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जीव द्रव्य, राइबोसोम, लाइसोसोम, वाल्विका, लवक। इस प्रकार से जो है सारी चीज़ें इनमें कोशिकाओं में होती हैं। तो इस प्रकार से एक अपने आप में सब कुछ करने की क्षमता रखते हैं। तो इसलिए जो स्लाइडेन एंड स्वान की जो अवधारणा थी ये बहुत ही महत्वपूर्ण हुई थी। तो स्लाइडेन एंड स्वान का सिद्धांत, इसे हम कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया, तो स्लाइडेन एंड स्वान ने। और कब दिया, तो 1838-39 में। तो ये थी हमारी बेसिक जानकारी। अब थोड़ा हम पढ़ लेते हैं जो चैप्टर है उसके बारे में। तो उससे भी पहले हम थोड़ा और समझ बना लेते हैं, क्योंकि जब तक समझ नहीं होगी तब तक हम चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। कोशिका जो होती हैं उनके दो प्रकार होते हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। अब समझ लेते हैं प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें क्या होता है कि ये अर्ध विकसित इसमें केंद्रक होता है। मतलब केंद्रक जो होता है पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ये जीवाणु, विषाणु, इन्हीं में जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हीं में केवल एक प्रोकैरियोटिक होती हैं। और बात करें यूकैरियोटिक, अब ये क्या होती हैं, तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस ये है कि इसमें जो होता है केंद्रक अर्ध विकसित होता है, लेकिन यूकैरियोटिक जो होती हैं ये जीव जंतु, मानव, इवन मानव भी जो है यूकैरियोटिक कोशिका होती है। क्योंकि यूकैरियोटिक में जो केंद्रक होता है वो पूर्ण विकसित होता है। जैसे बात करें ये हो गया केंद्रक, जैसे बात करें ये हो गई जंतु कोशिका, ठीक है, जंतु कोशिका। और ये हो गई पादप कोशिका, पादप अर्थात ये हो गई जंतु कोशिका और ये हो गई पादप कोशिका। क्योंकि यूकैरियोटिक जो होती है इसमें जो है जो केंद्रक होता है वो पूर्ण विकसित होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये है केंद्रक और ये है पादप कोशिका, तो इसमें भी एक केंद्रक है। तो इन दोनों में जो है पूर्ण विकसित होता है। इसलिए यूकैरियोटिक के अंदर जो है हम जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका को पढ़ते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक जो होता है इसमें केंद्रक अर्ध विकसित होता है। इसलिए इसमें छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे जीवाणु, विषाणु, इनको अगर छोड़ दिया तो सभी में यूकैरियोटिक ही होती है। और बात करें जैसे कोशिका हो गई, तो कोशिका के अंदर जो है जैसे इस प्रकार से जो तरल पदार्थ में बात करें कि लाइसोसोम और जैसे लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, जीव द्रव्य, ये इस प्रकार से इसमें तैरते रहते हैं और ये जो है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ये तो हो गई जंतु कोशिका। जंतु कोशिका जो होती है मानव एवं जीव जंतु में पाई जाने वाली कोशिका होती है जंतु कोशिका। और जो पादप कोशिका होती है ये पेड़ पौधों में पाई जाती है, ठीक है। तो एक बार अब हम समझ लेते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बात करें हम अपने टॉपिक की, तो हमने यहाँ पर लिखा है कि कोशिका अंग, ठीक है। ये कोशिका के अंग हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, इस प्रकार से इसके जो है अंग हैं। और बात करें खोजकर्ता, यहाँ पर हमने खोजकर्ता का भी ऑप्शन लिया है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अब हम बात करते हैं कि विशेषताएं। तो हमने विशेषताएं भी ली हैं कि कौन से अंग में क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि विशेषताओं से ही प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके खोजकर्ताओं से भी कभी कभार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम पढ़ लेते हैं। जैसे बात करें सबसे पहली बात कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों को एक बार में ही समझ लेते हैं। नीचे लिखा हुआ है तो कोशिका के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे ये है जंतु कोशिका। अब ये बात करें जो जो ये दिखाई दे रहा है बाहरी आवरण, ये बाहरी आवरण जो आपको दिखाई दे रहा है यही है कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली जो है यही है। और कोशिका झिल्ली ये हालांकि जो इसके जैसे ये तो होगी जंतु कोशिका, इसके बाहर का जो आवरण होता है इसे ही हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है, लेकिन ये पादपों में भी पाई जाती है। तो कोशिका झिल्ली जो होती है, ये कोशिका झिल्ली जो होती है इससे ये अर्धपारगम होती है और ये मतलब देखा जाए तो जंतु कोशिका का जो है बाहरी आवरण होता है। अब एक बार हम समझ लेते हैं पहले। जैसे कोशिका झिल्ली, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल मीन्स कोशिका, मेम्ब्रेन मीन्स झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली का अंग्रेजी वर्जन है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इसके खोजकर्ता को याद नहीं करना है। एक जो है बाहरी आवरण होता है, तो कोशिका झिल्ली जो है बाहरी आवरण होता है और ये अर्धपारगम होता है। अर्धपारगम क्या होता है? तो अर्धपारगम का मतलब ये होता है कि इससे जो है कुछ लिक्विड जो होते हैं, तरल पदार्थ, वो अंदर भी आ जाते हैं और बाहर भी आ जाते हैं। इसलिए आपने देखा जैसे मनुष्य होता है, ये हमारा शरीर जो है स्पंजी हो रहा होता है, लेकिन जो जीव जंतु होते हैं, जैसे जीव जंतु हो गए या मनुष्य हो गए, इनके शरीर जो है स्पंजी होता है और मुलायम भी होता है। लेकिन आपने पेड़ पौधे देखे होंगे, वो बहुत ही कड़े होते हैं और जैसे मोटे एवं कड़े आवरण वाले होते हैं। उसके अंदर कोई भी जो है तरल पदार्थ ना तो अंदर आ सकता है, ना ही बाहर जा सकता है। इसलिए उनके अंदर होती है कोशिका भित्ति, जो हमने यहाँ पर लिखा है कोशिका भित्ति। तो जो पादप होते हैं, जैसे पादप जिसे पेड़ पौधे कहते हैं, तो पेड़ पौधे में होती है कोशिका भित्ति, जिसे हम सेल बाल कहते हैं। लेकिन जो कोशिका झिल्ली होती है ये मानवों में होती है या जीव जंतु में होती है कोशिका झिल्ली, और कोशिका भित्ति पादपों में होती है। अब बात करें जैसे सेल, पहले हम ऊपर पढ़ लेते हैं, हमने छोड़ दिया। तो कोशिका झिल्ली जो होती है ये बाहरी आवरण होता है और अर्धपारगम होती है, क्योंकि इससे लिक्विड अंदर और बाहर जा सकते हैं। लिपिड एवं प्रोटीन से ये बनी होती है। तो लिपिड क्या होता है? ये वसा का ही, कभी कभार इसे वसा भी कह दिया जाता है, तो लिपिड को वसा भी कहते हैं। तो लिपिड एवं प्रोटीन से कोशिका झिल्ली जो है बनी होती है। आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी हुई होती है? तो लिपिड एवं प्रोटीन से बनी होती है और इसका आवरण जो है अर्धपारगम होता है। अब हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट। जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति इस सेल्यूलोज से बनी होती है। पहले समझ लेते हैं कोशिका भित्ति है क्या। बात करें तो ये जो आपको भारी आवरण दिखाई दे रहा है ये होती है कोशिका भित्ति। और आपने वृक्ष जितने भी देखे होंगे पेड़ पौधे, तो बहुत ही कड़क होते हैं और उनसे जो है उनकी, जैसे हम मानव लोग हैं, ठीक है, तो मानवों को जब हाथ हम किसी का छूते हैं तो वो मतलब स्पंजी होता है और जैसे मुलायम होता है। लेकिन पेड़ पौधों को जब हम छूते हैं तो वो उसको हम दबा नहीं देते, क्योंकि वो बहुत ही कड़क एवं मोटे एवं कड़े आवरण वाले होते हैं। तो इसलिए जो अब जिसको हम छूते हैं पेड़ों को, वो होता है कोशिका भित्ति। ये जो बाहरी आवरण होता है पेड़ों का, उसे हम कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। और इधर जो है जंतु कोशिकाओं में इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, अर्थात इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। लेकिन पादप कोशिकाओं में उसका नाम बदल जाता है, अर्थात हो जाता है कोशिका भित्ति। तो जो कोशिका भित्ति है, एक प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा कोशिका का अंग है जो कि केवल पादपों में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति है एवं लवक को हम आगे पढ़ेंगे। तो ये दो ऐसे अंग हैं कोशिका के जो कि केवल पेड़ पौधों में ही पाए जाते हैं। तो ये हो गई कोशिका भित्ति। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं अपने टॉपिक को। यदि बात करें हम, तो कोशिका भित्ति जो है ये सेल्यूलोज से बनी होती है। प्रश्न आएगा कि कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो सेल्यूलोज से। और ये मोटे एवं कड़े आवरण वाला जो है इसका आवरण होता है। तो मोटे एवं कड़े आवरण वाला इनका आवरण होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जीव द्रव। अब ये जीव द्रव क्या होता है? जीव द्रव की जो खोज है वो डू जार्डिन ने की थी।
दुजार्डिन एवं पुरकिंजे ने नामाकरण किया था। तो एक व्यक्ति ने की थी खोज और दूसरे ने किया नामाकरण। दुजार्डिन ने की खोज और पुरकिंजे ने नामाकरण किया। नाम किसने दिया? पुरकिंजे ने। और खोज की दुजार्डिन ने। अब ये जो जीव द्रव्य होता है एक कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य के रूप में हम इसको पढ़ सकते हैं। थोड़ा समझ लेते हैं कि ये है क्या। समझेंगे तो बहुत ही अच्छी समझेंगे। जैसे जो कोशिका द्रव्य हो गया, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य हो गया, और ये हो गया केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। अब इसको समझते हैं। कोशिका द्रव्य जो होता है, जैसे ये हो गया केंद्रक, ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है ये है केंद्रक, और ये है कोशिका झिल्ली। तो इसके बीच जो लिक्विड आपको दिखाई दे रहा है पूरे कोशिका के अंदर, तो इसे हम कहते हैं, जो लिक्विड होता है इसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। और बात करें केंद्रक द्रव्य, जो केंद्रक होता है इसके अंदर का जो लिक्विड होता है, जैसे इसमें भी लिक्विड होता है, तो उसको कहते हैं केंद्रक द्रव्य। तो जो केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच जो तैर रहा होता है लिक्विड, उसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। और जो केंद्रक के अंदर होता है उसे कहते हैं केंद्रक द्रव्य। तो यही बात है। अब हम समझते हैं अपने टॉपिक को। जीव द्रव्य, तो जीव द्रव्य जो होता है दुजार्डिन ने खोज की, पुरकिंजे ने नामाकरण किया। और कोशिका द्रव्य क्या होता है समझ लिया है हमने, केंद्रक द्रव्य क्या होता है समझ लिया है। तो बात करें तो कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य, ये दोनों जो है इसको मिलाकर हम जीव द्रव्य कह देते हैं। तो इसमें जो है पूछा जाए कि सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, तो 80% जो होता है इसमें जल ही होता है। और बात करें कि सबसे अधिक इसमें अगर तत्व पूछा जाए तो इसमें ऑक्सीजन जो है सबसे अधिक मात्रा में होती है, क्योंकि H2O जो होता है इसमें ऑक्सीजन आ जाता है। तो ऑक्सीजन में सबसे अधिक मात्रा में, सॉरी, जल में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ही होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसकी खोज जो है अल्टमैन ने की थी। अल्टमैन ने इसकी खोज की और बैंडा ने नामाकरण किया। तो इन दोनों को हम एक तरह से याद कर सकते हैं। यह जीव द्रव्य की खोज दुजार्डिन ने की, पुरकिंजे ने नामाकरण किया। और माइटोकॉन्ड्रिया की यदि बात करें तो खोज की अल्टमैन ने और बैंडा ने नामाकरण किया था। अब बात करते हैं इसकी विशेषताएं क्या थी। तो कोशिका का इसे ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। मतलब जो कोशिका में जितनी भी पावर जनरेट होती है उसे माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही होती है। और कोशिका जो है, कोशिका का बात करें तो ऊर्जा जितनी भी जनरेट होती है पावर, इसे इसीलिए कहा जाता है पावर हाउस। तो कोशिका का ऊर्जा केंद्र या ऊर्जा गृह या ऊर्जा घर, इस प्रकार से इसके टाइटल हैं, तो वहाँ पे याद कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ही इस नाम से जाना जाता है और इसे श्वसन केंद्र के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी बात है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, राइबोसोम। ये राइबोसोम क्या है इसको समझ लेते हैं। राइबोसोम जो है ये सभी कोशिका के अंदर ही पाए जाते हैं। राइबोसोम की खोज जो है G.E. पैलेट ने की थी। G.E. पैलेट, आप इसको पैलेट भी याद कर सकते हैं कि राइबोसोम की खोज पैलेट ने की थी। और ये बने किसके होते हैं, तो प्रोटीन एवं आरएनए, ये प्रोटीन एवं आरएनए के बने हुए होते हैं। और इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि राइबोसोम जो होता है प्रोटीन फैक्ट्री इसका टाइटल है। तो इसी प्रकार जो टाइटल वाले होते हैं इनसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को। या कोशिका का ऊर्जा गृह या ऊर्जा केंद्र किसे कहते हैं, तो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इस प्रकार से जो टाइटल होते हैं वो पूछे जाते हैं। और इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे कि राइबोसोम की खोज किसने की, तो पैलेट ने। नेक्स्ट हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसकी खोज डी डुबे या कभी कभार डी डबे भी लिखा जाता है। तो डी डुबे या डबे ने लाइसोसोम की खोज की थी और इसे आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। क्यों कहा जाता है समझ लेते हैं। लाइसोसोम की खोज डी डुबे या डी डबे ने की। ये लाइसोसोम जो होते हैं कभी कभार हमारे शरीर में चोट लग जाती है तो वहाँ की कोशिकाएं जो होती हैं मृत हो जाती हैं। अब उन कोशिकाओं को या जो मृत हो जाती हैं तो इसका काम होता है कि उनको मार के नई कोशिकाओं का निर्माण करना। तो ये मारने का काम भी करता है और निर्माण करने का भी काम करता है। तो लाइसोसोम बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे शरीर में जितने भी जीवाणु बैक्टीरिया अंदर घुस जाते हैं तो उनको मार कर भगाने का काम जो है लाइसोसोम ही करता है। और उनको मारने के चक्कर में कभी कभार लाइसोसोम ही मृत हो जाता है। तो कभी कभार उनको मारने के चक्कर में खुद ही समाप्त हो जाता है। तो इसके कारण इसे आत्महत्या की थैली इसकी जो है टाइटल के नाम से रख सकते हैं।
पूछा जाता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहते हैं। और इसमें 24 प्रकार के एंजाइम भी पाए जाते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारा गोल्गी काय। गोल्गी काय को समझते हैं, इसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसकी खोज बहुत ही आराम से याद करते हैं, क्योंकि इसमें भी गोल्गी लगा है और इसमें भी गोल्गी। तो कैमलो गोल्गी ने इसकी खोज की थी और इसे सिरबल अंग या सेक्रेटरी के नाम से जाना जाता है। यातायात प्रबंधक ये इसके टाइटल है। अब समझ लेते हैं सिरबल अंग या यातायात प्रबंधक क्यों कहते हैं। जैसे ये हो गया जो सेल मेम्ब्रेन है, जिसे हम ठोस का झिल्ली कहते हैं, तो इससे जो है कुछ लिक्विड बाहर भी आते रहते हैं और कुछ लिक्विड अंदर भी जाते रहते हैं। अब ये जो एक एक झुंड के रूप में होते हैं, बात करें जब एक झुंड के रूप में होते हैं तो ये अंदर भी आ जाते हैं और बाहर भी आ जाते हैं। इसीलिए इसे सिरबल अंग के रूप में गोल्गी काय जो होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इसे सिरबल अंग के रूप में कहा जाता है। और ये लिक्विड जो एक झुंड के रूप में जब बाहर आते हैं, इन्हें कहते हैं गोल्गी काय। और बात करें ये यातायात प्रबंधक के रूप में इसका टाइटल दिया गया, तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है झुंड के रूप में बाहर आते हैं एवं अंदर जाते हैं, तो इस प्रकार से ये आते जाते रहते हैं। इसलिए जो है गोल्गी काय को यातायात प्रबंधक या सिरबल अंग, जिसे सेक्रेटरी के रूप में कहा जाता है। तो पूछा जाएगा कि सिरबल अंग किसे कहते हैं, तो गोल्गी काय। यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं, तो भी गोल्गी काय। और खोज किसने की, तो कैमलो गोल्गी ने। नेक्स्ट हमारा लवक। अब लवक की बात करें, जो हम ऊपर हमने एक बार पढ़ा था कि ऐसे कौन से कोशिका के अंग हैं जो केवल पादपों अर्थात पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। तो हो गया कोशिका भित्ति एवं प्लास्टिड, अर्थात प्लास्टिड अंग्रेजी का नाम है इसका लवक। तो लवक एवं कोशिका भित्ति केवल पादपों में ही पाए जाते हैं, पादप अर्थात पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। अब समझ लेते हैं विशेषताएं। इसकी विशेषता है बड़ी लवक क्या होता है, अवली लवक क्या होते हैं और हरित लवक क्या होते हैं, इनको समझते हैं अच्छे से। बड़ी लवक उसे कहते हैं, इसे क्रोमोप्लास्ट अंग्रेजी में लिखा हुआ है, तो क्रोमोप्लास्ट से अंग्रेजी में कहते हैं। बड़ी लवक जो होते हैं किसी भी पेड़ पौधे में जो है कलर आता है, जैसे आपने सुना होगा कि लाइकोपीन, टमाटर का लाल रंग किस प्रकार से होता है, मिर्ची का लाल रंग किस प्रकार से होता है। तो और इस प्रकार से जो है उनमें कलर आते हैं, जो कलर जो आते हैं वो बड़ी लवक के कारण ही आते हैं। लाल रंग, हरा रंग, पीला, इस प्रकार से जो कलर आते हैं वो बड़ी लवक के कारण ही आते हैं। और एक केवल पौधे में होता है, ये हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा अवर्डी लवक। अवर्डी लवक की बात करें तो अवर्डी लवक आप इसके वर्ड से ही समझ सकते हैं। बर्डी में कलर आते हैं, अवर्डी में कलर नहीं आता है, तो ये आप इसके शब्द से भी समझ सकते हैं। अवर्डी लवक जो होता है इसे हम ल्यूकोब्लास्ट कहते हैं अंग्रेजी में। और बात करें अवर्डी लवक जो होता है, ये पेड़ के जो जैसे बात करें आंतरिक अंग होते हैं, जैसे तना हो गया या फिर जड़ें हो गई। आपने देखे होंगे कि पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो सफ़ेद रंग की होती हैं, लगभग सफ़ेद रंग की ही होती हैं, क्योंकि तना है उसका आंतरिक भाग जो तना होता है उसमें जो है सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है, जिसके कारण जो है वहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, और इसीलिए वहाँ पर जो है अवर्डी लवक पाया जाता है। और अब बात करते हैं हरित लवक की। हरित लवक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरित लवक जो होता है, हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और बात करें हरित लवक की, तो हरित लवक के कारण ही पेड़ पौधों में जो हरी पत्तियां होती हैं, पत्तियों का कलर जो हरा होता है, उनको वो पत्तियों का हरा रंग जो है वो हरित लवक के कारण ही आता है। और हरित लवक के कारण जो है क्लोरोफिल, आपने एक वर्णक सुना होगा क्लोरोफिल, वो हरित लवक से ही निकलता है। तो इसलिए जो है हरी पत्तियां जो होती हैं वही प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेती हैं, जिसके कारण जो है पेड़ पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं। जल एवं सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में जो हरी पत्तियां होती हैं वो पेड़ पौधों में जो है भोजन का निर्माण करती हैं। तो इसलिए हरित लवक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पेड़ पौधे में, और इसे रसोई घर के नाम से जाना जाता है, और ये पादपों में पाए जाते हैं। तो रसोई घर क्योंकि ये जो है भोजन का निर्माण करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, जिसे फोटोसिंथेसिस हम कहते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो है हमारा नेक्स्ट है केंद्रक। अब केंद्रक को समझ लेते हैं। केंद्रक जो होता है इसे न्यूक्लियस कहते हैं, ये हो गया केंद्रक। ये दोनों में पाया जाता है,
जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में भी। ये हो गया पादप कोशिका का और ये हो गया जंतु कोशिका का। तो ये जो दिखाई दे रहा है ये होता है केंद्रक, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। इसकी खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। पूछा है कि केंद्रक की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। इसके अंदर जो होता है एक आंतरिक अंग और भी होता है जो केंद्रक के भी अंदर होता है, उसे हम कहते हैं केंद्रिका। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है, दोनों में होता है। तो ये आंतरिक जो होता है उसे हम केंद्रिका कहते हैं। इस केंद्रक में आरएनए भी पाया जाता है, गुणसूत्र भी पाए जाते हैं और डीएनए। और प्रबंधक क्यों कहते हैं इसे, समझते हैं। प्रबंधक जो होता है, जिसे बात करें पूरी कोशिका का जो मैनेजमेंट होता है, पूरी कोशिका में जितनी भी मैनेजमेंट का कार्य होता है, प्रबंधन का कार्य, वो केंद्रक ही करता है। जिसके कारण से कोशिका का प्रबंधक की टाइटल दिया जाता है। और बात करें वंशागति, यहाँ पर दिया है, तो गुणसूत्र जब इसमें पाए जाते हैं, तो आपने सुना होगा कि जो डीएनए आरएनए होते हैं, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से जो डीएनए होते हैं उनके माध्यम से जो ही किसी नए बच्चे का जन्म होता है, माता पिता के गुणसूत्रों के मिलने का कारण। तो ये वंशागति के रूप में भी इसको महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है केंद्रक। तो केंद्रक में क्या होता है, केंद्रिका होती है, आरएनए भी होता है, डीएनए भी होता है और गुणसूत्र भी होते हैं। और इसका काम क्या है, तो पूरी कोशिका का प्रबंधन करना और वंशागति के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है पूरी कंप्लीट आपने समझी होगी। और यदि आपने पूरी वीडियो देखी है तो मैं आशा कर सकता हूँ कि आपको पूरी समझ विकसित हो गई होगी। तो एक बार जो है थोड़ा सा रिवीजन कर लें कि हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद वीडियो समाप्त करते हैं। सबसे पहली बात कि कोशिका का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। और कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में, जो कि मृत कोशिका थी। जीवित कोशिका की खोज लीबनहॉफ ने की 1674 में। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, जिसे न्यूरॉन कहते हैं। छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म है और बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। और कोशिका का सिद्धांत जो दिया था वो दिया था स्लाइडेनमुथ ने। कब दिया था, तो 1838-39 में। अब हमने जैसे बात करें कोशिका के अंग पढ़ते, कोशिका झिल्ली जो कि बाहरी आवरण होता है, अर्धपारगम होती है, लिपिड जो कि वसा का ही कुछ रूप होता है, तो लिपिड एवं प्रोटीन से बनी होती है। कोशिका भित्ति जो कि केवल पादपों में पाई जाती है, सेल्यूलोज से बनी होती है, मोटे एवं कड़े आवरण वाली होती है। जीव द्रव जो कि खोज दुजार्डिन ने की थी और प्रोगंजी ने नामकरण किया। कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव के रूप में इसको हम अलग अलग टाइप से पढ़ते हैं। और जीव द्रव में लगभग 80% जल ही पाया जाता है और सबसे अधिक मात्रा में तत्व हो जाए तो हो जाता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी, बेंडा ने नामकरण किया। कोशिका का ऊर्जा केंद्र या पावर हाउस के रूप में जाना जाता है और श्वसन केंद्र तो भी माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम की बात करें तो जी पायलट ने खोज की थी और प्रोटीन एवं आरएनए इसमें पाया जाता है और प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लाइसोसोम, इसकी खोज डी टुवे ने की थी। आत्महत्या की थैली इसका टाइटल है और इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा गोल्जी का है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं इसे। इसकी खोज कैमलो गोल्जी ने की थी, गोल्जी लगा है। श्रवण अंग जो है इसको श्रवण अंग या सेक्रेटरी कहते हैं, यातायात प्रबंधन का कार्य करता है। नेक्स्ट है हमारा लवक को प्लास्टिक कहते हैं। एक केवल पौधे में पाए जाते हैं, पेड़ पौधे में। बड़ी लवक, अवली लवक, हरित लवक, ये तीनों ही हम पढ़ चुके हैं। और रसोई घर इसके रूम में, इसे रसोई घर के रूम में हरित लवक को कहा जाता है। केंद्रक जो है रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी। केंद्रिका इसके अंदर होती है, आरएनए भी होते हैं, गुणसूत्र डीएनए प्रबंधक का कार्य करता है और वंशागति के लिए भी जिम्मेदार होता है। और हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोकैरियोटिक जो अर्धविकसित केंद्रक वाले होते हैं उसे प्रोकैरियोटिक, और जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है उन्हें यूकैरियोटिक के अंदर जंतु एवं पादप कोशिका दोनों आ जाती हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आएगा, और यदि पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।